मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल और मैं आपका दोस्त अनिल मिश्रा। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि अभी तक हमारे अपने देश में किस तरह की डेयरी की फार्मिंग होती आ रही है, जिसमें कुछ पारंपरिक फार्मिंग होती है और कुछ धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है। अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो खास करके ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो में है। मित्रों, लाभदायक डेयरी फार्मिंग के लिए सही समय पर सटीक निर्णय लेने के लिए जानकारी रहना बहुत ही जरूरी रहता है। अच्छे फैसलों के लिए सामग्री, विश्वसनीयता और समयबद्धता के संदर्भ में गुणवत्ता की जानकारी की भी आवश्यकता होती है। हम आमतौर पर भौतिक आमदनी को महत्व देते हैं, हालांकि जानकारी किसी भी अन्य इनपुट की तुलना में अधिक मूल्यवान होती है। मित्रों, उचित जानकारी की कमी या आवश्यक जानकारी का उपयोग करने में असमर्थता के कारण कई लोग व्यक्तिगत और साथ ही व्यावसायिक पहलुओं में गंभीर नुकसान उठा लेते हैं। डेयरी फार्मिंग में निर्णय लेना, उपलब्ध विकल्पों में से कार्रवाई का सबसे अच्छा संभव विकल्प चुनना। सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए हमें उपलब्ध विकल्पों के साथ उनके लाभों और नुकसानों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, जब एक गाय हीट में होती है तो गाय का मालिक के पास कई विकल्प होते हैं, जैसे कि वो अपनी गाय को साड़ के पास ले जा सकता है, या इसे एक गर्भाधान केंद्र पर ले जा सकता है, या गर्भाधान के लिए एआई वर्कर या पशु डॉक्टर को घर बुलाकर अपने घर पर ही गर्भाधान संपन्न करा सकता है। या मित्रों, काम की व्यस्तताओं के कारण हीट को अनदेखा भी लोग कर देते हैं। उनका निर्णय एक साड़ की उपलब्धता, उसकी नस्ल, एआई की लागत, एआई वर्कर की उपलब्धता, एआई वर्कर की क्षमता, एआई वर्कर के साथ पिछले अनुभव, गाय को साड़ तक या इंसेमिनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए लेबर की उपलब्धता, फार्म पर एआई वर्कर बुलाने में शामिल लागत आदि पर निर्भर करता है। उसका निर्णय सही है या गलत है, यह निर्णय लागू होने के बाद ही पता चलता है। इस उदाहरण से यह ज्ञात होता है कि गर्भावस्था के लिए गाय की जांच कब की जाती है। यदि गाय गर्भवती है तो पशु का मालिक खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसका निर्णय सही था और वो भविष्य में अवसरों में भी इसी निर्णय को लागू करने के लिए प्रयास करता है। इसके विपरीत वो एक ही एआई वर्कर के पास जाने से बच सकता है या अपनी गाय को उसी साड़ के पास जाने से रोक सकता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसान को गाय वीर्यारोपण के लाभ के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। अपने क्षेत्र का सबसे अच्छा एआई वर्कर और गर्भाधान के लिए उसका शुल्क, कौन सा साड़ अपनी गाय के लिए आदर्श है, गाय का गर्भाधान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समय क्या है, गर्भाधान के रिकॉर्ड को कैसे बनाए रखा जाए, कब गर्भावस्था के लिए गाय की जांच की जाए और किसके द्वारा और कहां पर एआई वगैरह किया जाए। किसान का ध्यान गाय को गर्भवती करने पर होना चाहिए, वो भी अच्छे रिकॉर्ड वाले साड़ के सीमेन के द्वारा। इसलिए पशुपालक को यह समझना चाहिए कि जब उचित एआई उपकरणों के साथ अच्छी गुणवत्ता के वीर्य के साथ एक कुशल एआई वर्कर द्वारा सही समय पर गर्भाधान किया गया है तो उसकी गाय गर्भवती हो जाती है। मित्रों, किसी भी तकनीक या अभ्यास को अपनाने या ना अपनाने के किसी भी निर्णय को आप ले लेते हैं, आपको पता होता है कि हर तकनीक या प्रथा के फायदे और नुकसान दोनों होंगे। पशुपालक आवश्यकता के अनुरूप तकनीकों का चयन करने की क्षमता, उनके पास उपलब्ध तकनीकों पर आधारित जानकारी पर निर्भर करती है।
वीडियो बनाने का उद्देश्य है किसान के पास स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए वो गायों को या भैंस को पाल रहा है। आप जिस भी प्रांत में रहते हो ये भी जानना आवश्यक होता है कि फार्मिंग के लिए कौन सी भैंस उचित रहेगी। इसके लिए मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है भैंसों के बारे में, आप देख सकते हैं। एक पशुपालक का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है और पशुओं की संख्या में वृद्धि के साथ या उसके बिना दूध उत्पादन की लागत को कम करके मुनाफे में वृद्धि करना है। पशुओं को खिलाने व चराई की सीमा के आधार पर मूल रूप से 3 प्रकार की डेयरी की फार्मिंग होती है। नंबर 1, भूमिहीन डेयरी फार्मिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है। बिना जमीन वाले डेयरी किसान 1 से लेकर 5 देसी और संकर नस्ल की यानी क्रॉस ब्रीड गाय और भैंस को पालते हैं। वे पशुओं को प्रतिदिन लगभग 6 से 10 घंटा तक सार्वजनिक या निजी भूमि में चरा करके अपने पारिवारिक मेहनत को दूध में परिवर्तित करते हैं। वे खरीदे गए खाद्य पदार्थ को खिलाते हैं जिसमें धान की पराली, भूसा और थोड़ी बहुत मात्रा में चूनी चोकर शामिल करते हैं। औसतन एक पशु प्रतिदिन लगभग 4 से 6 लीटर दूध देता है। हालांकि इसमें अधिक दूध देने की क्षमता होती है। अब ये लोग आमतौर पर अपने घरेलू खान पान के लिए पाव भर या आधा लीटर दूध रखते हैं और उत्पादित लगभग सभी दूध को बेचते हैं। दूध की बिक्री के माध्यम से उन्हें जो भी आय प्राप्त होती है वो उनकी कुल पारिवारिक आय में 50 से 100% में पर्याप्त हिस्सा रहता है। भूमिहीन डेयरी फार्मिंग का उद्देश्य नगद खाद्यान्नों पर ज्यादा खर्च किए बिना जो दूध का उत्पादन हो सके उसी में संतोष करते हैं और इसी को विधि का विधान समझते हैं। यही अपनी किस्मत की कमाई समझते हैं क्योंकि इन किसानों का किसी भी एजेंसी के साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है। तो अज्ञानता व अरुचि के कारण इन्हें नई प्रथाओं या नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होती है या बहुत ही कम जानकारी होती है। अब आती है मिश्रित खेती और पशुपालन। मित्रों, किसान कुछ जमीन का मालिक होता है, फसलें उगाता है, कुछ पशु को पालता है। फसल के उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट धान का पुआल, चावल की भूसी, गेहूं का भूसा, कन्न आदि का इस्तेमाल डेयरी के गायों और भैंसों के लिए करता है और डेयरी फार्मिंग से गोबर और मूत्र आदि को फसल की खेती के लिए खाद बना लेते हैं। किसान परिवार अपनी आवश्यकता के लिए दूध को रखने के बाद अतिरिक्त दूध बेच देता है। ये डेयरी आय का कुल पारिवारिक आय का लगभग 10 से 50% तक हिस्सा हो सकता है। इनका उद्देश्य कृषि उत्पादों का उपयोग करना है और जो आय उन्हें डेयरी फार्मिंग के माध्यम से मिलती है उस आय को बोनस के रूप में लेते हैं। अब आती है बात तीसरे नंबर की डेयरी फार्मिंग जो व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग कहलाती है। मित्रों, किसान मूल रूप से बिक्री के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए बड़ी संख्या में गाय और भैंस को पालता है। गायों को आमतौर पर अपनी जमीन पर उगाए गए या फिर खरीदे गए हरे चारे और सूखे चारे को वो देता है। वे अपनी गायों को बहुत ही अनाज व पशु आहार खिलाते हैं। वह नई प्रथाओं, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, बहुत सारी प्रथाओं, तकनीकों को अपनाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अधिक दूध उत्पादन करने में मदद भी करते हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है। चूंकि ये व्यावसायिक डेयरी है, एक पशुपालक को अपने फार्म के पशुओं के बारे में जानकारी रखनी ही चाहिए। मित्रों, पशुपालक को अपने डेयरी फार्म के वर्तमान आर्थिक स्थिति का पता जरूर होना चाहिए। सामान्य तौर पर डेयरी फार्मर अपने जानवरों के रिकॉर्ड को बनाकर मेंटेन नहीं रखते हैं। किसानों को अपने डेयरी फार्म का रिकॉर्ड बनाकर जरूर रखना चाहिए जिसमें सभी खरीद, फीड, चारा, उपचार, एआई, लागत, किराए पर लाए गए श्रमिक आदि इसमें शामिल होते हैं।
पशुपालक के उत्पादन की लागत की गणना करने का कौशल भी जरूर रखना चाहिए। क्या हमने इनपुट लगाया, क्या हमारे पास आउटपुट आया, इसकी तुलना दूध की कीमत से ही की जा सकती है जो उसे दूध बेचकर मिल रहा है। भूमिहीन डेयरी किसान और छोटे डेयरी किसान बहुतायत में इन किसानों की डेयरी आय में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। डेयरी फार्म की लाभप्रदता गायों भैंसों यानी नस्ल और स्वास्थ्य की गुणवत्ता, फीड और चारे की गुणवत्ता, मात्रा, प्रबंधन के प्रकार और डेयरी फार्म के बेहतरीन तरीकों के उपयोग की सीमा कीमत निर्भर करती है जिस पर दूध बेचा जाता है। मित्रों, डेयरी फार्म की आय में सुधार के लिए कुछ टिप्स जरूर समझ लें। लेबर और श्रमिक को काम पर रखे बिना परिवार में मौजूद लोगों का ही उपयोग करें, तब आपका डेयरी फार्म फायदे में आएगा। कुछ जानवरों की देखभाल के लिए पूर्ण या अंशकालीन लेबर को किराए पर लेना प्रभावी नहीं होगा। सामान्य तौर पर एक पूर्णकालिक श्रमिक 6 से 8 गायों की देखभाल कर सकता है। एक संकर नस्ल यानी क्रॉस ब्रीड को प्रतिदिन लगभग 8 लीटर दूध देने के लिए कम से कम 20 से 25 किलोग्राम प्रतिदिन हरा चारा आप जरूर दें। अपने पशुओं को घास या बंजर घास चराने के लिए ना ले जाएं। गायों को हरे चारे के साथ खिलाने में असमर्थता के परिणाम स्वरूप गायों के खराब प्रजनन क्षमता का प्रदर्शन देखने को आपको मिल सकता है। जब एक किसान अपने परिवार के श्रम का उपयोग कर रहा होता है तो उसे गाय की स्वास्थ्य के स्थिति के बारे में भी पता चलता रहता है। जब गाय हीट यानी गर्मी में हो तो दूध की पैदावार कम हो जाती है। बाहरी लोगों, बाहरी पशुओं को आने से अपने पशु बाड़े में रोकें ताकि बीमारियां कम से कम आए। अच्छे दूध के उत्पादन की प्रथाओं को अपनाएं जो खराब होने के माध्यम से दूध को नुकसान को कम करते हैं। गायों को उचित फर्श और अच्छे वेंटिलेशन के साथ अच्छा शेड प्रदान जरूर करें। गायों को पानी से नहलाकर साफ किया जाना चाहिए। ये गायों के टिक्स और कीड़ों से मुक्त रखता है और उसके रक्त परिसंचरण में भी सुधार करता रहता है। मित्रों, 5 वयस्क पशुओं की डेयरी फार्म में 3 पशु को दूध देना जरूरी होता है। ब्यात के 3 से 5 महीने के भीतर गायों ने गर्भधारण करना ही चाहिए। डेयरी फार्म की लाभ की स्थिति यानी प्रॉफिटेबिलिटी उस कीमत पर निर्भर करती है जिस कीमत पर दूध बेचा जा रहा है। ये मानकर चलें कि फार्म मालिक को 1 लीटर दूध बेचकर जो आमदनी हो रही है उससे 1.5 किलो पशु आहार या पशु का खुराक पूरा खरीदा जा सके। उदाहरण के लिए यदि पशु का आहार का मूल्य 35 रुपया है तो फार्मर को कम से कम दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर होनी ही चाहिए। मित्रों, उन गायों को बेच दें या फार्म से हटा दें जो पशु कम दूध दे रहे हैं, कोई गर्भाधान के बाद गर्भ धारण नहीं कर रही है, लंबे समय तक सूखी रह रही है या 6 महीने से अधिक हो गया है बीमार रहते हुए, उसको भी हटा दें। डेयरी फार्म को फायदे में लाने के लिए फार्मर को गाय के गोबर व मूत्र को भी बेचने के सारे उपाय पर विचार करना चाहिए। मित्रों, अपने पशुओं को बीमारियों से बचाने हेतु खुद ही वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखकर समय समय पर बूस्टर डोज आप जरूर देते रहें। नए प्रवेशकों के लिए सावधानी मैं आपको जरूर बता दूं, इन दिनों कई ग्रेजुएट उद्यम के रूप में डेयरी फार्मिंग में प्रवेश करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, स्वागत है। लेकिन उन लोगों को एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान में डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि दूरस्थ नियंत्रण के माध्यम से डेयरी की फार्मिंग को हम बनाए रख सकते हैं। एक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि डेयरी फार्म का मालिक मैनेजर सिर्फ डेयरी फार्म उसका पूरा समय मांगता है, क्योंकि पशुओं को प्रतिदिन 2 बार खिलाना और दूध को निकालना, साफ सफाई, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। पशुओं का जैविक अस्तित्व है दूध
उत्पादन और इसकी गुणवत्ता मैनेजर के नियंत्रण में नहीं रहती है। मित्रों, डेयरी फार्मिंग के इकोनॉमी पर प्रजनन, खिलाने, स्वास्थ्य की देखभाल और मैनेजमेंट में लापरवाही से सीधा असर उसके उत्पादन पर पड़ता है और ये घाटे का कारण बनते हैं। डेयरी फार्मिंग खोले जाने से पहले किसी आसपास के इलाके में डेयरी फार्मों पर जाकर के अधिक से अधिक जानकारी जरूर एकत्रित करें। मित्रों, इनपुट और आउटपुट दोनों की कीमतों के बारे में उचित जानकारी एकत्र करके डेयरी फार्मिंग के अर्थशास्त्र को समझना, आकलन करना भी चाहिए। ये नए प्रवेशकर्ता को सही निर्णय लेने में मदद करेगा कि इसमें उद्यम करना सही है या नहीं है। गाय और भैंस की फीमेल कटड़ी बछिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही काल्फ एक दिन बड़ी होकर के डेयरी फार्म को अच्छा मुनाफा देती रहती हैं। मित्रों, जानकारी का स्रोत कहां मिलेगा, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी विश्वसनीय स्रोत से मार्गदर्शन या सलाह लेना बेहतर होता है। डेयरी फार्मिंग के सभी पहलुओं की विश्वसनीयता की जानकारी पशु चिकित्सा कॉलेजों, पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ व प्रगतिशील किसानों व किसानों के प्रशिक्षण संगठनों आदि से प्राप्त किया जा सकता है। वहां जाकर के आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, तभी आप डेयरी फार्मिंग करें। मित्रों, वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका एक लाइक तो बनता है। मित्र व रिश्तेदार को शेयर करके उनको भी इन बातों से अवगत कराएं। और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो भैया सब्सक्राइब करके पशु पक्षी परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो भैया फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, बाय बाय मित्रों।